हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि ये सुधार अधिनियम है। ये सुधार अधिनियम लाया कैसे गया, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, क्या उस समय परिस्थितियां थी और कौन कौन से ऐसे कारण बने कि हमें भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों को लाना पड़ा। यानी कि सुधार अधिनियम है। सुधार अधिनियम कौन कौन से सुधार हुए, कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम किसी भी विषय की जानकारी चाहें तो उसके पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ती है, उसके इतिहास में जाना पड़ता है कि ऐसी परिस्थितियां हुई होंगी तभी तो ये हुआ। ठीक है, तो इन सब की इस सब जानकारी के लिए हम सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या क्या थी। तो पहली थी पृष्ठभूमि, हम बांट लेते हैं मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय का ब्रिटिश सरकार से विश्वास उठ जाना, विश्वास उठ जाना या मोह भंग होना, उठ जाना। इसी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि है मुस्लिम समुदाय का ब्रिटिश सरकार से विश्वास उठ जाना। जो मुस्लिम संप्रदाय था उसका ब्रिटिश सरकार से विश्वास कैसे उठ गया, तो हम शुरुआत करते हैं 1905 से, जब बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन, इसकी जो घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, ये हुई थी 19-20 जुलाई 1905 को। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्यों था विख्यात और किस नाम के लिए था? इसका एक मोटो चलता था उस समय, फूट डालो शासन करो। कौन सी नीति को एक महत्व देता था? फूट डालो और शासन करो, और शासन करो। तो इसी नीति के तहत उसने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था 1905 में। इसकी घोषणा कब की गई थी बंगाल विभाजन की? 19-20 जुलाई 1905 को। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन किस नीति के आधार पर किया था? लॉर्ड कर्जन की महत्वाकांक्षी नीति थी फूट डालो शासन करो। इस नीति के तहत उसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। अब बंगाल का विभाजन क्यों किया था, क्या कारण थी, वो भी देख रहे थे। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था हिंदू और मुस्लिम में फूट। क्योंकि बंगाल था, बंगाल में पूर्वी क्षेत्र था। पूर्वी क्षेत्र क्या था? मुस्लिम बाहुल था, और दूसरा क्षेत्र था जो पश्चिमी, वो था हिंदू बाहुल। तो वो चाहता, अंग्रेजों की नीति थी कि इन दोनों में क्या करते हैं? फूट डाल दें। फूट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी जो एकता है वो एकता क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, इनकी शक्ति अलग अलग हो जाएगी, और हमें क्या होगा? शासन करने में सहूलियत जाएगी। उसी आधार पर उन्होंने क्या किया था? फूट डाल दी थी, और उसी आधार पर किया था उन्होंने बंगाल विभाजन। जब ये बंगाल विभाजन हुआ उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता होगा, 1906 में। कब हुई थी मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग की स्थापना थोड़ी आवाज आ रही है इसलिए रुकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग है। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। जब बंगाल विभाजन हुआ तो मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज हैं जो उनके हित में कार्य कर रहे हैं या उनको अधिक महत्व दे रहे हैं, किससे? हिंदुओं से। तो उनको यहाँ पर लगा कि ये तो इन्होंने अच्छा काम किया है, मुसलमानों के लिए मुसलमानों का वर्चस्व अधिक हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया? इसका स्वागत किया। परंतु इस बंगाल विभाजन के होने के बाद क्या हुआ? पूरे देश में, मुख्यतः बंगाल में क्या हो, अशांति और विरोध इतना व्यापक रूप से फैल गया कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकल आए, और सभी ने अपने अपने उन सम्मेलन हुआ, सम्मेलन नीतियां बनी। तो नीतियों में क्या कहा गया कि भाई एक दूसरे को क्या करेंगे? भाईचारे का यहाँ पर माहौल दिखाएंगे, एक दूसरे के हाथ में क्या बांधेंगे? जो भी धागा होगा वो बांधेंगे। एक प्रकार से रक्षाबंधन जैसा त्योहार उस दिन हुआ था, और सब में ये निर्णय लिया गया कि जो अपने अपने पास पवित्र नदी होगी उसमें क्या करेंगे? जाके नहाएंगे। ठीक है, तो इसी बंगाल विभाजन को अन्य नाम से जाना जाता है, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन किस नाम से जाना जाता है? बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये कब हुआ था?
बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 19-20 जुलाई में 1905, और जब लागू हुआ था जो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। तब यहाँ पर बहुत ज्यादा अशांति और विरोध हुआ था इन सब इसके बावजूद, घोषणा के बावजूद, जब घोषणा हुई, घोषणा के बावजूद यहाँ पर ये सब विरोध प्रदर्शन चालू हुआ। विरोध प्रदर्शन के बाद क्या हुआ कि जॉर्ज पंचम आया था ब्रिटेन से दिल्ली। कौन आया था? जॉर्ज पंचम। ये कब आया था? ये आया था आपका 22 जून 1911। 22 जून 1911 को दिल्ली दरबार में। कहा? दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, और इनकी पत्नी आई थी मेरी, इनकी राजकोषी हुई थी। कहां पर हुई थी? ये दिल्ली दरबार में हुई थी। तो यहाँ पर आए थे भारत। तो इन्होंने क्या किया, जैसे जॉर्ज पंचम आए तो यहाँ पर विरोध बहुत चरम सीमा पर विरोध था, शांति थी। तो इन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि जो बंगाल विभाजन किया गया है उसको हम रद्द करते हैं। बंगाल विभाजन जैसे ही रद्द होता है तो मुसलमानों का भ्रम जो होता है वो टूट जाता है। मुसलमानों को लगता है तो हमें फूट डालने का कार्य कर रही है ब्रिटिश सरकार, कभी हमें अलग कर देती है, कभी एक कर देती है। तो इसी कारण क्या है, यहाँ पर इनका विश्वास थोड़ा सा उठ गया। वहीं उसी समय की बात है जो 1911-12 में, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लें, पहले इतना नोट करना फिर इसको हम रफ करेंगे। यहाँ पर देखें बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये किसकी पृष्ठभूमि है? भारत शासन अधिनियम के पहले की पृष्ठभूमि है कि लाया क्यों गया, उसी पृष्ठभूमि में हम सब देखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के बिना हम वहां तक नहीं पहुंच सकते कि आखिर ये परिस्थितियां कैसे बनी कि 1919 में भारत शासन अधिनियम सुधार लाना पड़ा अंग्रेजों को। ठीक है, तो क्या परिस्थिति थी? शुरुआत होती कहां से? 1905 से, बंगाल विभाजन से। लॉर्ड कर्जन उस समय था और इसकी नीति कौन सी थी? फूट डालो, शासन करो। पर उसी के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है 1906 में। यहीं पर एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से जो पाकिस्तान नाम का बीज जो बोया गया था वो यही था, बंगाल विभाजन था। ठीक है, मुसलमानों ने यहीं से पाकिस्तान की मांग का बीज बो दिया था, एक प्रकार से कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लागू होता है कब? 16 अक्टूबर 1905 को। और फिर इसके बाद में जो रद्द कर दिया जाता है बंगाल विभाजन को, कब किया जाता है? 22 जून 1911 को दिल्ली दरबार में, जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं अपनी पत्नी के साथ। वहां पर क्या होती है? ताजपोशी होती है। अब इतना नोट करने के बाद रफ करते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पर बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन रद्द भी होता है। उसी समय की बात है 1911-12। कब की बात है? 1911-12 की बात करें तो तुर्की में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। किस किस के बीच चल रहा था? ब्रिटेन और तुर्की और ब्रिटेन। उस समय क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। 1911-12 की बात है। 1911-12 में जब युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज किसके खिलाफ थे? तुर्की के खिलाफ थे। और तुर्की का उस समय जो शासक था वह कहलाता था खलीफा। और खलीफा है जो मुस्लिम संप्रदाय का सर्वोच्च पद माना जाता है, सम्मानीय पद माना जाता है। तो वहां पर क्या हुआ कि भारतीय मुसलमानों को लगा कि ब्रिटेन है जो हमारे सम्मान को क्या कर रही है? ठेस पहुंचा रही है। क्योंकि तुर्की का जो शासक था वो खलीफा था और खलीफा को क्या करना है? इनको हटाना था। तो यही सब प्रक्रिया बनी। तो मुसलमानों को लगा कि हमारे क्या कर रहा है? सम्मान को आहत करने का कार्य कर रही है ब्रिटिश सरकार। तो वहां से इनका क्या हो जाता है? विश्वास उठ जाता है। किससे? अंग्रेजों से। किससे यानी विश्वास उठ जाता है मुसलमानों का? अंग्रेजों से। जब विश्वास उठता है तो क्या करते हैं मुस्लिम लीग में एक प्रस्ताव पारित होता है जिसे अपनी अपनी मांग रखने लगते हैं कि हम मुस्लिम लीग में स्वशासन की मांग से हमें। ठीक है, ये सब एक प्रकार से क्या हो जाता है? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग थी जो अंग्रेजों को क्या करती थी? हितैषी थी, उसके हर एक काम में क्या करती? साथ देती थी। मगर यहाँ से उसको क्या समझ में आया कि ये क्या है? अंग्रेज फूट डालो, शासन करो की नीति कर रहे हैं और हमें तुच्छ दिखाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या हुए थे? ब्रिटेन के खलीफा यानी तुर्की के खलीफा के खिलाफ कौन था? ब्रिटेन था, जो मुसलमानों में सर्वोच्च पद माना जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं वहीं और देख रहे हैं। ये तो हो गया आपका क्या? मुसलमानों का विश्वास उठने की घटना। अब दूसरी हम बात करें यहीं पर, दूसरा मुख्य कारण क्या था? 1919 का भारत शासन अधिनियम लाने का। यहीं पर देखते हैं कुछ परिस्थितियां और बन रही थी उस समय।
उस समय एक परिस्थिति बन रही थी, नरम दल और गरम दल का एकीकरण। एकीकरण कब होता है? एकीकरण होता है 1916 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गरम दल और नरम दल है, इसका क्या हुआ था? विभाजन हो चुका था। कब हो चुका था इसका विभाजन? गरम दल और नरम दल का ये विभाजन हो गया था आपका 1907 में। 1907 में कब? मतलब जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन के 1907 में, यहाँ पे लिख देते हैं 1907 सूरत अधिवेशन जो हुआ था, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन के समय क्या हो जाता है? गरम दल और नरम दल क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। परंतु ये जो समय आता है 1916 के बीच की बात है, 1919 के पहले गरम दल और नरम दल क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। क्योंकि 1913 की बात है, तो 1913 में जो है बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक अपनी 6 साल की जेल, कितनी? 6 साल की जेल के बाद क्या होते हैं? रिहा होते हैं। जेल के बाद क्या होते हैं? ये रिहा होते हैं। और जब ये रिहा होते हैं तो सीधे कहां जाते हैं? बॉम्बे में। और बॉम्बे में किससे मिलते हैं? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक ये हो गए। वहां पर हो गए आपके कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, नरम दल के जो नेता थे, नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे क्या करते हैं? ये करते हैं मुलाकात। कहां पर? ये करते हैं बॉम्बे में। कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है तो गरम दल के नेता है। किस दल के? गरम दल के नेता। गरम दल के नेता और नरम दल के नेता की जो मुलाकात होती है वो कहां होती है? बॉम्बे में। क्योंकि गरम दल के नेता जेल में थे, बाल गंगाधर तिलक 6 साल की जेल के बाद आए तो 1913 में रिहा हुआ, तो वहां पर मुलाकात होती है नरम दल और गरम दल की। कहां होती है? आपके बॉम्बे में होती है। जब बॉम्बे मुलाकात होती है तो यहाँ पर एक मसौदा तैयार किया जाता है, और मसौदा तैयार किया जाता है यहाँ पर गरम दल और नरम दल का संगठित रूप ही कांग्रेस कहलाती है। गरम दल और नरम दल है जो, इसका संगठित रूप क्या है? कांग्रेस है। मुस्लिम लीग अलग थी, मुस्लिम लीग अलग थी, मगर यहाँ पर क्या हो जाता है? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन कब होता है? ये होता है 1916 में। जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है तो लखनऊ अधिवेशन में एक प्रकार से क्या होते हैं? इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, जहां पर नरम दल और गरम दल मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं और एक मसौदा तैयार करते हैं। उस मसौदे को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। क्या कहा जाता है? नरम दल गरम दल मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है, उस समझौते को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट या इसे लखनऊ पैक्ट जो होता है, जो मसौदा तैयार होता है वो कहाँ होता है? लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत होता है। लखनऊ अधिवेशन में इसको पारित करते हैं और लखनऊ अधिवेशन के बाद पारित होने के बाद जाता है मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग में भी ये मसौदा क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। फिर उसके बाद बनता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, और लखनऊ पैक्ट का मुख्य उद्देश्य होता है, लखनऊ पैक्ट 1916 का मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वशासन। क्या होता है? स्वशासन। अब स्वशासन तो पहले से कांग्रेस मांग ही रही थी, मगर यहाँ पर मुस्लिम लीग क्या करती है? उसी के साथ बह जाती है कि भाई हम साथ में आए हैं तो इसी के साथ में हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम भी स्वशासन की मांग करते हैं अंग्रेजों से। ठीक, तो ये मुख्य उद्देश्य क्या था? लखनऊ पैक्ट का 1916 मुख्य उद्देश्य था स्वशासन। लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में था? कांग्रेस मतलब नरम दल और गरम दल, और साथ में लखनऊ पैक्ट में एक और आ गई थी, कौन सी लीग? मुस्लिम लीग। इन दोनों के संगठन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक मसौदा तैयार किया, समझौता किया, और उनका मुख्य डिमांड क्या थी? स्वशासन। यहाँ पर अभी ये देखते हैं कि स्वशासन की इन्होंने तो मांग की, मगर लखनऊ पैक्ट में और मांगे हैं। मगर लखनऊ पैक्ट के पहले यहाँ पर एक चीज और देख ले, हिस्ट्री की एक बात और है। 1914-18 में क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था।
मुसलमान यानी अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज फंसे हुए थे युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1911 और 18 में, 1914 और 18 में। तब यहाँ पर हिंदुओं को लगा कि सब स्वशासन की लड़ाई कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी मांग रखें, हम तो अपने ही देश में अपने ही स्वशासन की मांग कर रहे थे, भाई हमें थोड़ी सी शक्तियां प्रदान की जाए इस लखनऊ पैक्ट के तहत। और यहाँ पर लखनऊ पैक्ट के तहत ही ये मांग हो रही थी कि हमें हमारे ही देश में थोड़ी सी आज़ादी दी जाए, हमारी थोड़ी सी शक्तियां बढ़ाई जाए। मगर अन्य विश्व की बात करें तो विश्व में तो क्या था, एक दूसरे को कब्जा करने की बात चल रही थी। 1914 और 18 विश्व युद्ध चल रहा था प्रथम, ठीक है। तो वहां से थोड़ा सा क्या हुआ, इनको एक प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट में कौन कौन से फैक्ट हैं और कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा, उसको हम देखते हैं इसके बाद। ठीक उसी आधार पर क्या होता है कि जब लखनऊ पैक्ट आता है, लखनऊ पैक्ट के आधार पर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम है। कुछ मांगे हैं जो ये मांगे हैं यही जाके लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ पैक्ट की कुछ मांगे भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आपको मिलेगी। इसलिए हम पहले देख लें कि लखनऊ पैक्ट क्या था, इसके बाद हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट है। लखनऊ पैक्ट की प्रमुख मांग क्या क्या थी 1916 में जो आया था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट की मांग देखिए, सबसे पहले मुख्य मांग थी उनकी क्या थी, स्वशासन। जो स्वशासन हो या स्वशासी संस्थाएं हो, जो कुछ भी हो, हमारे हाथ में क्या हो, शासन हो, खुद निर्णय ले सकें। ये सब किसकी मांग थी, मुख्य मांग थी लखनऊ पैक्ट की। ठीक, दूसरी मांग की बात करते हैं जो भारत परिषद थी। भारत परिषद को रद्द कर दिया जाए। जो भारत परिषद थी, भारत परिषद एक तो ब्रिटेन में थी, ठीक है, और साथ ही साथ भारत सचिव थे। जो भारत सचिव का जो फीस दिया जाता था या जो वेतन दिया जाता था वो किससे दिया जाता था, भारत के फंड से दिया जाता था। तो यहाँ पर मांग थी जो कि भारत सचिव को जो फंड है वो ब्रिटिश फंड से दिया जाए, ठीक है। इसके जो खर्चे की या अय्यासी कर रहे हैं वहां जाकर ऐसो आराम कर रहे हैं भारत का पैसा ले जाकर, तो उसको यहाँ पर रोकने की बात कही गई। कहा गया कि भारतीय फंड से ना देकर इनकी जो सेवा का जो इनको पैसा दिया जाता है वो ब्रिटिश फंड से दिया जाए। क्योंकि वहीं पर बहिर्गमन का सिद्धांत भी आ गया था, मुद्रा बहिर्गमन का सिद्धांत। तो मुद्रा बहिर्गमन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उस समय आया था कि जो भारत की जो मुद्रा है वो विदेश ले जा रहे हैं अंग्रेज, और वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, अच्छी से ऐसो आराम से रह रहे हैं, और भारत में क्या, भारत को अंदर के अंदर खोखला कर रहे हैं। उसी कारण यहाँ पर एक मांग ये हुई कि जो भारत परिषद ब्रिटेन में है और जो भारत परिषद ब्रिटेन में उसको भी रद्द किया जाए। और साथ ही साथ जो भारत का सचिव था वो कहाँ, भारत का सचिव भारत में नहीं रहता था, वो ब्रिटेन में रहता था, और उसको जो मुद्रा दी जाती थी, जो फंड दिया जाता था, वो कहां से दिया जाता था, ब्रिटिश यानी कि भारत के उससे दिया जाता था, कोष से। तो उस कोष से ना लेकर वो किससे दिया जाए, ब्रिटिश फंड से पैसा दिया जाए। तीसरी मांग देख लें, तीसरी मांग जो केंद्रीय विधान परिषद थी। केंद्रीय विधान परिषद की यहाँ पर देख लें, केंद्रीय विधान परिषद में कुल थे 15 सदस्य। इन 15 सदस्यों में जो थे 8 सदस्य थे जो सीधे क्या होते थे, नॉमिनेट होते थे। एक कौन नॉमिनेट करता था, इनको नॉमिनेट करता था क्राउन। कौन करता था, क्राउन नॉमिनेट करता था 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों को। अब जब ये सदस्य क्राउन द्वारा नॉमिनेट होंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो बहुमत होगा वो क्राउन की तरफ होगा, क्योंकि जो सदस्य यहाँ से आएंगे, अब जैसे किसी को आप किसी को काम देते हैं या आपके फेवर में होता है, तो आप किसी व्यक्ति को काम देते हैं तो वो तो आपके पक्ष में बोलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो सदस्य थे वो क्राउन के द्वारा क्या किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते। जब क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे तो जो विधान परिषद होगी, विधान परिषद में जब कोई भी विधेयक आएगा या कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसका तो सीधी सी बात है वो तो पास होगा। क्यों, वो तो अंग्रेजों के हित में हो, क्योंकि क्राउन के द्वारा सदस्यों क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया गया, बहुमत स्पष्ट रूप से पहले से है। तो यहाँ पर यह बोला गया था कि केंद्रीय जो विधान परिषद है इसमें भारतीयों की जो हिस्सेदारी है इसमें क्या की जाए, आधी कर दी जाए। और साथ ही साथ ये भी बोला था कि यहाँ पर क्या कर दिया जाए, कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया जाए। यहाँ पर एक बात याद रखना, 1858 के समय की बात है, एक गवर्नर की काउंसिल परिषद थी। गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद जिसे हम GGI बोलते हैं, GGI, इस गवर्नर काउंसिल में प्रथम भारतीय थे जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो चुने गए थे इस गवर्नर की केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पर क्या बोला गया था कि यहाँ पर जो भारतीय सदस्य हैं, भारतीय सदस्यों की संख्या विधान परिषद में कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। जो सदस्य संख्या कितनी थी वो थी 18 उस समय। ठीक है, और नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते थे, 8 सदस्य तो सीधे सीधे क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते, बाकी थे जो वो सदस्य थे 7 वो गैर सरकारी सदस्य होते थे, निर्वाचित होते थे। ठीक है, मगर मुख्यतः यही बिंदु था। अगला पॉइंट देखें, यहां पर देखा जाए तो मुस्लिम, अब
ये तो है नहीं कि लखनऊ पैक्ट किसी एक का था, मुस्लिम यानी कि इसमें दो समुदाय थे, कौन था, एक तो कांग्रेस था और साथ ही साथ कौन था, एक और था अपना मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का पहले से पता था, उसका एक नजरिया था अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा देना, तो उसकी कम्युनिटी के लिए उसने खुद अपनी एक आइडियोलॉजी बोलते, जो आइडियोलॉजी थी उसकी खुद थी कि मुसलमानों को हमें क्या करना है, अग्रसर आगे बढ़ाना है। तो उसी आइडियोलॉजी पर उसने काम किया और उसने क्या मांग रखी, क्योंकि एक मांग तो दोनों की कॉमन थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कौन सी, स्वशासन। दूसरी मांग क्या थी मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की दूसरी मांग थी अल्पसंख्यकों को, नहीं सॉरी, मुसलमानों को केंद्रीय परिषद है, जो केंद्रीय परिषद में 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए। किसमें, केंद्रीय परिषद। जैसे यदि 150 सदस्य है केंद्रीय परिषद में टोटल, तो 150 का 1/3 बोला उसने, 1/3 मतलब 50 सदस्य होने चाहिए, जो किसके होने चाहिए, मुस्लिम लीग के होने चाहिए या मुस्लिम संप्रदाय से होना चाहिए, ठीक है। एक इसने कहा ये मुस्लिमों को केंद्रीय परिषद में 1/3 होना चाहिए, ये मांग किसकी थी, ये मुस्लिम लीग की थी, मगर इसमें किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत, ठीक। वहीं पर देख लें चौथी जो पांचवी मांग थी, ये थी अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाए। जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, ठीक है, और सबके भी थे, मगर मुख्य मांग इन्हीं की थी, ठीक है। अल्पसंख्यक मुख्य मांग इन्हीं की थी, किसकी थी, आपकी मुसलमानों की। उन्होंने कहा था जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाए। मगर ये मांग है, इन्होंने मांग जरूर की मगर वहां नहीं मिलती, ठीक है, ये वो अलग बात है। मगर यहाँ पर लखनऊ पैक्ट में क्या मांग रखी गई कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को क्या किया जाए, जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाए, सीटों का आवंटन कर दिया जाए, कि जैसे इतनी जनसंख्या पर इतनी सीटें आवंटित हों। मगर उस समय इन्होंने डिमांड रखी थी नहीं क्यों पे, ठीक। अगली देखें, अगली क्या थी, जो प्रांतीय विधायिका थी, प्रांतीय विधायिका में 4/5 जो मेंबर है वो कैसे होनी चाहिए, निर्वाचित होनी चाहिए। क्या होता था कि जो पहले जैसे प्रांतीय परिषद है, अब प्रांतों में क्या होता है, गवर्नर के द्वारा शासन होता था, गवर्नर के अंदर। अब वहां पर प्रांतों में भी दो प्रकार का विभाजन था, एक था सब्जेक्ट थे, अलग अलग कर दिए थे, एक थे हस्तांतरित सब्जेक्ट, एक थे क्या, आरक्षित। तो आरक्षित में तो सीधे सीधे गवर्नर करता था शासन, और जो हस्तांतरित विषय होते थे, हस्तांतरित विषय में गवर्नर के माध्यम से कौन करता था, मंत्री करता था, यानी मंत्री के माध्यम से गवर्नर शासन करता था। जो गवर्नर मंत्री होते थे वो गवर्नर के ही द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो यहाँ पर ये बोला गया कि यदि 100 सदस्य हैं तो 100 का 4/5 मतलब कितना, 80 सदस्य हैं। जो 80 सदस्य कैसे होनी चाहिए, निर्वाचित होनी चाहिए। अब यहाँ पर 80 सदस्य जब निर्वाचित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर मतदान क्या होगा, फर्क पड़ेगा। मगर यहाँ पर क्या था कि जो और 20 सदस्य हैं जो आप अपने हिसाब से नॉमिनेट कर सकते हैं या निर्वाचित कर सकते हैं। यहाँ पर मांग क्या रखी गई थी कि जो प्रांतीय विधायिका है, प्रांतीय विधायिका में 4/5 मेंबर है, अर्थात 100 का 80 है, इनको क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचित होंगे तो स्वाभाविक सी बात वहां पर प्रांतों में क्या होगा, कानून बनेगा, और यहाँ पर सीधा इनका असर, केंद्रीय विधायिका का असर ज्यादा नहीं होगा, अर्थात गवर्नर का नहीं होगा। पूरी जो कार्यशैली थी वो गवर्नर के अंतर्गत ही यहाँ पर टिकी हुई थी। यहाँ पर देख लें, अगली जो डिमांड रखी गई थी वो रखी गई थी वयस्क मताधिकार। कौन सा, वयस्क मताधिकार। यहाँ पर मताधिकार का भी एक बड़ा पर्पस है। मताधिकार की समस्या ये थी कि उस समय, एक मिनट, लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में। भारत की आबादी थी कुल 25 करोड़। भारत की आबादी कितनी थी, 25 करोड़। अब यहाँ पर मताधिकार का अधिकार कैसे दिया गया था, मताधिकार का अधिकार ऐसे था कि पहली बात तो किसी व्यक्ति की जो आय होना चाहिए वो वार्षिक आय होना चाहिए 10,000 रुपए, ठीक। और उसी के साथ साथ में 750 रुपए जो हो वो आयकर दे हो, कि ये क्या देता हो, आयकर देता हो, ये टैक्स देता हो। कौन सा, वह व्यक्ति जो जिसकी आय कितनी हो, 10,000 हो वार्षिक, और साथ ही साथ 750 रुपए के क्या करे, वो पे करे टैक्स के रूप में। वही व्यक्ति क्या करेगा, मतदान करेगा। और शिक्षा भी रखती उन्होंने, शिक्षा का मापदंड कर दिया। और ये तीनों मापदंड उस समय एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं थी। इसलिए क्या मांग रखी गई लखनऊ पैक्ट में कि वयस्क जो मताधिकार है, वयस्क चाहे आप जो भी रख लें, उस समय आप वयस्क की जो भी परिभाषा होती हो, चाहे 18, 20, ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार से वयस्क मताधिकार रखना, तो जिससे सभी को क्या हो, वोट देने का अधिकार हो, ठीक। उसके बाद एक और रखी गई मांग उन्होंने, सभी समुदायों के लिए निर्वाचक मंडल। अब कांग्रेस ने निर्वाचक मंडल जो है अलग अलग समुदाय के लिए निर्वाचक मंडल की मांग इसलिए की क्योंकि 1909 का जो आपने सुना होगा
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में। 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था तब वहां पर क्या हो गया था, मुसलमानों के लिए अलग संप्रदाय आया था, मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल से अलग से व्यवस्था की थी निर्वाचक मंडल की, कि वहां पर कहा गया था कि जो मुसलमान है वो मुसलमानों को ही चुनेंगे वहां पर। तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था पहले 1909 में कर दी थी। उसी आधार पर अब यहाँ पर क्या है, भारत शासन है, यानी कि यहाँ पर क्या है, लखनऊ पैक्ट में तो दोनों के बीच में समझौता हुआ है, किसके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तभी तो यहाँ पर बोला कि एक सभी, जब मुस्लिम को दे दी है तो भाई एक सभी को दे दो निर्वाचक मंडल, क्योंकि सभी मांग कर रहे थे उस समय, सिख समुदाय भी कर रहा था और अन्य अल्पसंख्यक थे वो भी यहाँ पर मांग कर रहे थे कि भाई जब उनको दिया निर्वाचन मंडल आपने अलग से तो फिर हमें भी दिया जाए। ठीक है, तो ये सब क्या थी, लखनऊ पैक्ट की क्या थी, मांगे थी 1916 में। अब क्या होता है, इन मांगों के बाद वहां पर जो उस समय 1916 में जो भारत का राज्य सचिव होता है मॉन्टेग्यू, क्या होता है, इसे मॉन्टेग्यू, भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू की घोषणा पत्र भी कहा जाता है, यहाँ पर मॉन्टेग्यू, इसको हम देखेंगे। भारत का राज्य सचिव जो होता है ब्रिटेन में होता है, कौन होता है, भारत का राज्य सचिव, उस समय की बात कर रहे हैं 16 की, ठीक है, ये होता है मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू होता है भारत का राज्य सचिव। तब ये कहाँ रहता है, उस समय रहता है लंदन में। जब वह देखता है लखनऊ पैक्ट तो वहां से वह घोषणा करता है 20 अगस्त 1917 की। कब करता है घोषणा, 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा करता है। और घोषणा करने के साथ क्या आता है, भारत आता है। अब वहां पर घोषणा ये करता है कि भारत है जो, भारत को उत्तरदायी सरकार की, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। कैसे की जाएगी, वो की जाएगी क्रमवार। कैसे क्रमवार, कि पहली बार तो हम प्रांतों को जो है वहां शक्तियां देनी होंगी और साथ साथ में हमें स्वशासन संस्थाओं का भी निर्माण करना होगा। जब स्वशासन संस्थाओं का निर्माण होगा और जब हम प्रांतों में शक्तियां देंगे तब एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। उत्तरदायी सरकार क्या होती है, उत्तरदायी सरकार ये होती है कि जैसे हम अभी बोलते हैं, हम अपने संविधान में पढ़ते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हम यही बोलते हैं, सामूहिक रूप से बोलते हैं। मगर अभी तक क्या था, अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार तो दी थी, मगर वो क्या थी, यानी एक व्यक्ति के लिए थी कि यदि एक मंत्री है, जो एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा, सिर्फ वही व्यक्ति पद से हटेगा। मगर अभी वर्तमान में अपने यहाँ संसद में क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है। यदि एक मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पारित हो जाता है तो पूरी क्या हो जाएगी, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद रद्द हो जाएगी। ये अभी की वर्तमान की कंडीशन है। उस समय की कंडीशन क्या थी कि एक व्यक्ति के ऊपर क्या था, अविश्वास प्रस्ताव आता है, अर्थात एक मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वह व्यक्तिगत रूप से वहां से अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, वह मंत्री हट जाएगा। मगर सामूहिक रूप से यानी क्या था, सामूहिक रूप से, जबकि केंद्र की बात की जाए, गवर्नर बिल्कुल रूप से बिल्कुल भी क्या उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं थी, मगर प्रांतों में थी, वो अल्प थी यानी कम थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे मॉन्टेग्यू क्या घोषणा करता है। इसके बाद हम देखेंगे जब मॉन्टेग्यू घोषणा करता है वहां से वही मसौदा लाता है, अपनी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट देता है, कमेटी बनाता है, कमेटी में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, जो वहां से लाता है, कहां से, लंदन से। अब वो कमेटी बनाएगा, कमेटी को वो मसौदा देगा। मसौदा देने के बाद भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से सुधार होते हैं हम पहले देखेंगे। हम इसका घोषणा पत्र, मॉन्टेग्यू का घोषणा पत्र क्या है, उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, लखनऊ पैक्ट है, जो लखनऊ पैक्ट की मांगें होती हैं और लखनऊ पैक्ट की मांग को देखते हुए वहां पर क्या होता है, ब्रिटेन में रहता है भारत का राज्य सचिव। जब भारत के राज्य सचिव को लखनऊ पैक्ट की बातों का पता चलता है तब वहां से क्या आता है, एक घोषणा करता है। वहां पर कौन करता है घोषणा, ये भारत का राज्य सचिव होता है, वो घोषणा करता है कब, 20 दिसंबर 1917 को। क्या घोषणा करता है, वो घोषणा करता है कि भारत में आने वाले समय में क्रमिक रूप से, किस रूप में, क्रमिक रूप में, मतलब एक के बाद एक कैसा होगा, उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। उसने क्या बोला कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। अब उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात चल रही है जो वर्तमान में अपने यहाँ पर है, मगर उस समय सामूहिक उत्तरदायित्व, तो उसका यही उद्देश्य था कि आने वाले समय में सामूहिक रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व की सरकार होगी। मगर एक कब होगी, उसने बोला एज सून एज, मतलब संभवतः जब भी हो, मगर जल्द होगी। अब ये तो कोई उसने टर्म नहीं दिया था, ना ही टाइम दिया था, तो उसमें यहाँ पर डिमांड की गई और साथ में उसने ये बोला कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना कैसे होगी, कौन सा क्रम होगा, उसने ये भी बताया।
कि पहले तो भारत में शासन की प्रत्येक शाखा है, भारत में शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की जो भागीदारी है, भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि उस समय भारतीय थे जो शासन की जो शाखा थी उसमें क्या नाम मात्र के थे और उच्च पदों पर थे ही नहीं, कम थे, बिरले एक या दो पहुंच गए हो तो ठीक है। तो उसने ये क्या बोला कि भारत की जो भारत शासन की जो शाखा है उस प्रत्येक शाखा में भारतीयों की जो भागीदारी है, ठीक है, या हिस्सेदारी है, उनको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। दूसरी बात उसने ये भी बोला कि स्वशासन वाली जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं अभी तो वो है नहीं, उनका जो थोड़ी बहुत जो भी है उनका क्या करना होगा, विकास करना होगा। और इस साथ ही साथ जो प्रांत है, प्रांतीय स्तर पर जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का क्या करना होगा, यहाँ विकास करना होगा, या प्रांतों को थोड़ी सी और आजादी देनी होगी। जब प्रांतों को हम आजादी देंगे तो क्या होगा, वहां पर निर्वाचन होगा, चुनाव होंगे और आजादी के साथ साथ वो अपने थोड़ा सा क्या करेंगे, कानून बनाएंगे और अपने अनुसार कार्य करेंगे। तो यहाँ पर उसने क्या क्या बोला था, मॉन्टेग्यू के घोषणा पत्र में कहा कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। क्या होगी, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, मतलब वह सामूहिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव है, मतलब पूरे मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक, तो यही बात कही है कि जब उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, कब होगी, आने वाले समय में क्रमिक रूप से होगी। ठीक, दूसरी बात उसने क्या बोला, दूसरी बात उसने बोली कि भारत शासन की जो प्रत्येक शाखा है, भारत शासन की जो शाखा है उसमें हमें क्या करना है, भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी है। अभी भारतीय हैं जो नाम मात्र के हैं। ठीक, दूसरी बात उसने ये बोली। तीसरी बात ये बोली कि जो स्वशासन वाली जो संस्थाएं हैं उनका क्या करना हो, विकास करना हो। साथ ही साथ हमें प्रांतों की आजादी और बढ़ानी होगी। ठीक, ये तीन बातें उसने कब की थी, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में की थी। कब, 20 दिसंबर 1917 में, कहां पर, लंदन से। एक घोषणा करने के बाद वो आता है कहां, भारत आता है। लंदन से जब भारत आता है तो यहाँ आकर क्या करता है, एक कमेटी बनाता है, और कमेटी है जो कमेटी बनाने के बाद जो अपना मसौदा लाता है या घोषणा पत्र लाता है, वो रिपोर्ट सौंप देता है किसको, उस कमेटी को, और उसी कमेटी के आधार पर फिर बनता है अपना भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम सुधार अधिनियम 1919। उसके विषय में हम अगले भाग में बात करेंगे। ये हमने यहाँ तक कर लिया है। आप, मुझे विश्वास होगा कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो और जहां पर थोड़ी बहुत हमसे चूक हुई हो तो उसको हमें बताएं और हम और सुधार करेंगे। एक गलती हुई थी मुझे पिछली क्लास में, तो वहां पर बता दें कि मैंने कोंकणी बता दी, कोंकणी भाषा 14 भाषाओं में, तो वहां 14 भाषा में कोंकणी नहीं, ये तो आपका संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। वहां पर कोंकणी की जगह 14 भाषा है, जो मूल रूप से संविधान में 14 भाषा है, वहां पर हिंदी को कर लेना, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। यहाँ पर हमने कोंकणी कर दिया था, वहां पर क्या होगी, हिंदी हो जाएगी। ठीक है, ये आप उसको एडिशन कर लेना, उसको थोड़ा सा हटा देना। धन्यवाद।